एक छोटी सी चिंगारी और पूरा इलाका महाविस्फोट में बदल सकता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ अमेरिका, ईरान या पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं है। इस बार इस खेल के केंद्र में है भारत। अब सवाल सिर्फ जहाजों की आवाजाही का नहीं, यह सवाल है ताकत का, प्रतिष्ठा का और जवाब देने की क्षमता का। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और अगला कदम तय करेगा। इतिहास किस दिशा में मुड़ेगा? इस समय वैश्विक परिदृश्य एक असामान्य उथल पुथल से गुजर रहा है, जहां शक्ति संतुलन की पुरानी रेखाएं धुंधली पड़ती दिख रही हैं और नए समीकरण तेजी से आकार ले रहे हैं। भारत भी इस भू राजनीतिक भूकंप के केंद्र में खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ओर अमेरिका की ओर से लगातार दबाव और रणनीतिक चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो दूसरी ओर ईरान जैसे क्षेत्रीय शक्तिशाली खिलाड़ी भी अपने हितों की रक्षा के लिए आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे परिदृश्य का सबसे संवेदनशील और विस्फोटक केंद्र बन गया है हॉर्मुज जलडमरू मध्य, जहां हर गुजरते दिन के साथ तनाव का स्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचता जा रहा है। यह केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति की जीवन रेखा है, जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल और गैस गुजरता है। ऐसे में जब यहां तनाव बढ़ता है तो उसका प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर सीधा पड़ता है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि समुद्र में युद्ध पोतों की हलचल बढ़ गई है। आसमान में फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है और कूटनीतिक मोर्चों पर बयानबाजी अपने चरम पर है। अमेरिका लंबे समय से खुद को वैश्विक व्यवस्था का संरक्षक मानता आया है, लेकिन हाल के घटनाक्रम यह संकेत दे रहे हैं कि उसकी पकड़ अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। भारत जैसे उभरते हुए शक्ति केंद्र अब केवल आदेश मानने वाले देश नहीं रहे, बल्कि अपने हितों के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि जब अमेरिका भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, चाहे वह ऊर्जा खरीद को लेकर हो, रक्षा समझौतों को लेकर या वैश्विक नीतियों में संरेखण को लेकर, तो उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिल पा रही है। समंदर सुलग रहा है, आसमान गरज रहा है और ताकतवर देश आमने सामने खड़े हैं। हर लहर के साथ तनाव बढ़ रहा है और हर हरकत दुनिया को एक बड़े टकराव की तरफ धकेल रही है। फारस की खाड़ी अब सिर्फ पानी का इलाका नहीं रही, यह पावर का अखाड़ा बन चुकी है, जहां जरा सी चिंगारी भी महाविस्फोट में बदल सकती है। और इसी बीच भारत का नाम इस पूरे खेल के केंद्र में आ गया है। अब सवाल सिर्फ जहाजों का नहीं, बल्कि ताकत, प्रतिष्ठा और जवाब का है। दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पर बैठी है और माचिस की तीली ईरान और अमेरिका के हाथों में है। अप्रैल 2026 की यह तपती दोपहर और फारस की खाड़ी का वह उबलता हुआ पानी, जहां लहरों से ज्यादा शोर मिसाइलों और फाइटर जेट्स का है। अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी कर रखी है। ईरान ने होमस स्टेट में दुनिया की गर्दन दबाने की कशमकश पाल ली है और इस बीच रूस और चीन अपनी चालें चल रहे हैं। लेकिन असली खेल तब पलट गया जब ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC की गोलियों की गड़गड़ाहट सीधे उन जहाजों पर सुनाई दी जो भारत की तरफ बढ़ रहे थे। क्या ईरान ने भारत के सब्र का इम्तिहान लेकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी है? क्या 2026 का भारत अब सिर्फ बातचीत की टेबल पर बैठेगा, या समंदर के बीचों बीच गूंजेगी भारत की वो दहाड़ जो तेहरान से लेकर वॉशिंगटन तक सबको हिलाकर रख देगी? ईरान और अमेरिका के बीच मची इस भयंकर खींचतान ने मिडिल ईस्ट को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान ने हॉर्मुज जलम यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव, प्रतिबंधों और छिपे हुए टकरावों के बीच अचानक घटी यह घटना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के उस खतरनाक मोड़ को उजागर करती है जहां कूटनीति की जगह ताकत का प्रदर्शन तेजी से लेता जा रहा है। ईरान द्वारा 2 बड़े मालवाहक जहाज MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोंस को अपने कब्जे में लेना केवल एक समुद्री घटना नहीं है, बल्कि यह वैश्विक शक्ति संतुलन को चुनौती देने वाला एक बड़ा संकेत है। खासतौर पर एपामिनोंडस जहाज का भारत के गुजरात की ओर बढ़ना इस पूरे घटनाक्रम को और भी संवेदनशील बना देता है, क्योंकि इससे न केवल क्षेत्रीय व्यापार बल्कि भारत की सामरिक और आर्थिक सुरक्षा भी सीधे प्रभावित होती है। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से रवाना हुआ यह जहाज जब अपने नियमित व्यापारिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, तब किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि वह अचानक एक सैन्य कार्रवाई का शिकार बन जाएगा। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स
IRGC द्वारा कथित रूप से अंधाधुंध फायरिंग कर जहाज को कब्जे में लेना यह दर्शाता है कि ईरान अब केवल जवाबी बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि वह प्रत्यक्ष कार्रवाई के जरिए अपने विरोधियों को संदेश देना चाहता है। यह पूरा घटनाक्रम उस समय हुआ है जब दुनिया की निगाहें अमेरिका और ईरान के बीच संभावित युद्ध विराम और बातचीत की दिशा में लगी हुई थीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी तनाव चरम पर होता है तब अक्सर अप्रत्याशित घटनाएं ही सबसे बड़ा मोड़ बनती हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान ने अचानक इतना बड़ा कदम उठा लिया। इसके पीछे कई स्तरों पर कारण छिपे हो सकते हैं, आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक। अमेरिका द्वारा लगाए गए कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। तेल निर्यात पर रोक, बैंकिंग सिस्टम पर नियंत्रण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाएं, इन सभी ने ईरान को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना जरूरी लगने लगा है। जहाजों को कब्जे में लेना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिससे वह वैश्विक समुद्री व्यापार को प्रभावित कर अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बना सके। दूसरी तरफ इस घटना में भारत का नाम जुड़ना इसे और जटिल बना देता है। भारत लंबे समय से ईरान के साथ संतुलित संबंध बनाए हुए है, चाहे वह ऊर्जा आयात हो या चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक प्रोजेक्ट्स। लेकिन जब एक ऐसा जहाज जो भारत की ओर बढ़ रहा हो उसे इस तरह रोका जाता है, तो यह केवल एक समुद्री सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह जाता, बल्कि यह भारत की विदेश नीति के लिए भी एक चुनौती बन जाता है। भारत को अब यह तय करना होगा कि वह इस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देता है। क्या वह कूटनीतिक रास्ता अपनाएगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाकर दबाव बनाएगा। इस घटना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा। फारस की खाड़ी और होर्मुज जलसंधि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक हैं। यदि इन क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं बढ़ती हैं तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और व्यापार पर पड़ेगा। पहले भी कई बार ईरान और पश्चिमी देशों के बीच टकराव के दौरान जहाजों को निशाना बनाया गया है, लेकिन हर बार यह खतरा और अधिक गंभीर रूप में सामने आता है। इस बार भी यही आशंका है कि यदि हालात नियंत्रण में नहीं आए तो यह घटना एक बड़े समुद्री संकट का रूप ले सकती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ईरान का यह कदम एक संदेश भी है कि वह दबाव में झुकने वाला नहीं है। अमेरिका की नाकेबंदी के जवाब में यह एक आक्रामक रणनीति हो सकती है, जिससे वह यह दिखाना चाहता है कि यदि उसे आर्थिक रूप से घेरा जाएगा तो वह भी वैश्विक व्यापार को बाधित कर सकता है। यह एक तरह का टिट फॉर टैट जवाब है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर देखा जाता है। लेकिन इस तरह की रणनीति के अपने जोखिम भी होते हैं, क्योंकि इससे संघर्ष और बढ़ सकता है और स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प और चिंताजनक पहलू यह भी है कि यह घटना उस समय हुई जब शांति की उम्मीदें बढ़ रही थीं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब दो देशों के बीच बातचीत की संभावना बनती है, तब कुछ घटनाएं अचानक माहौल को बिगाड़ देती हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी या फिर किसी तात्कालिक तनाव का परिणाम। लेकिन इसका असर निश्चित रूप से व्यापक होगा। भारत के लिए यह स्थिति एक संतुलन की परीक्षा है। एक ओर अमेरिका के साथ उसके मजबूत रणनीतिक संबंध हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ उसके ऐतिहासिक और आर्थिक संबंध भी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में भारत को बेहद सावधानी से कदम उठाना होगा ताकि वह किसी भी पक्ष के साथ अपने संबंधों को नुकसान पहुंचाए बिना अपने हितों की रक्षा कर सके। यह घटना भारत को अपनी समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भी सोचने पर मजबूर करेगी। अमेरिका की खतरनाक नाकेबंदी के जवाब में ईरान ने वो कदम उठा लिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ईरान ने दो बड़े मालवाहक जहाजों MSC फ्रांसिस्का और एपामिनोंस को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और भारत को गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि एपामिनोंडस नाम का वो कंटेनर जहाज सीधे भारत के गुजरात की तरफ बढ़ रहा था। दुबई के जेबेल अली बंदरगाह से निकला यह जहाज जब भारतीय तटों की तरफ अपनी मंजिल तय कर रहा है, तभी ईरान की IRGC ने उस पर अंधाधुंध फायरिंग की और उसे कब्जे में ले लिया। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका और ईरान के युद्ध विराम पर थीं, तो अचानक ये आग कैसे भड़क उठी।
दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में युद्ध विराम यानी सीज फायर की अवधि को बढ़ाने का ऐलान तो किया, लेकिन साथ ही ईरान के बंदरगाहों पर अपनी आर्थिक और सैन्य नाकेबंदी को और सख्त कर दिया। ट्रंप का यह डबल स्टैंडर्ड ईरान को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपना गुस्सा उन कमर्शियल जहाज़ों पर निकालना शुरू कर दिया जो समुद्री रास्ते से गुजर रहे थे। लेकिन ईरान शायद यह भूल गया कि इस बार उसका पाला उस देश से पड़ा है जिसने अपनी समुद्री सीमा की सुरक्षा को अपनी पहली प्राथमिकता बना लिया है। भारतीय नौसेना के चीफ एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने एक ऐसी रणनीति दुनिया के सामने रखी है जिसने चीन और पाकिस्तान के साथ अब ईरान के माथे पर भी पसीना ला दिया है। भारतीय नौसेना ने साफ कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट अब भारत के लिए सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि प्राइमरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। मतलब अब यहां परिंदा भी पर मारेगा तो भारतीय नौसेना की इजाजत के बिना नहीं। इस वक्त फारस की खाड़ी में भारत के 13 जहाज फंसे हुए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए इंडियन नेवी के सबसे घातक युद्धपोत हॉर्मज के पास लंगर डालकर खड़े हैं। यह सिर्फ पहरेदारी नहीं है, यह एक सीधा संदेश है कि अगर हमारे व्यापार और हमारे लोगों पर आंच आई तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। भारत का यह बदला हुआ तेवर क्यों है और क्यों हॉर्मुज जलमू मध्य पूरी दुनिया की इकोनॉमी की चाबी है? इसे समझने के लिए हमें समंदर के उन गुप्त रास्तों को जानना होगा जिन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है। हॉर्मुज जलमरू मध्य कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। यह वो संकरा रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और फिर अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी एक छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। अगर ईरान ने उस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पूरी तरह बंद कर दिया या वहां गुजरने वाले तेल और गैस के जहाजों को निशाना बनाना जारी रखा तो इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, यह सीधे आपके घर के बजट पर चोट करेगा। कल्पना कीजिए, सुबह जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट करने जाएं और पेट्रोल की कीमतें अचानक 20 से 30 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुकी हों। यही नहीं, रसोई में इस्तेमाल होने वाली गैस सिलेंडर की कीमतें भी तेजी से बढ़कर आपकी जेब पर भारी बोझ डालने लगें। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरने वाले तेल और गैस पर निर्भर है। जैसे ही सप्लाई में रुकावट आती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें उछल जाती हैं और भारत जैसे आयात निर्भर देशों को इसका सीधा असर झेलना पड़ता है। इसका मतलब सिर्फ ईंधन महंगा होना नहीं है, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा जिससे सब्जियों, दूध, अनाज और रोजमर्रा की हर चीज की कीमतें बढ़ जाएंगी। यह एक ऐसा चक्र है जो आम आदमी की जिंदगी को धीरे धीरे जकड़ लेता है। बढ़ती महंगाई आपकी बचत को कम करती है और जीवन को और मुश्किल बना देती है। इसलिए किसी दूर बैठे देश का एक फैसला आपके घर के खर्चों को हिला सकता है। यह ग्लोबल दुनिया की सच्चाई है जहां हर घटना का असर हर किसी तक पहुंचता है। इसलिए जब एपामिनोंडस जैसे जहाज पर फायरिंग होती है तो यह सिर्फ एक जहाज पर हमला नहीं बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर सीधा प्रहार है। ईरान ने फायरिंग करके यह साबित कर दिया है कि वो अपनी ताकत दिखाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन उसने शायद भारत की नई समुद्री नीति यानी मरीन सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को हल्के में ले लिया। एडमिरल डी.के. त्रिपाठी ने जो नई रणनीति पेश की है उसमें सिर्फ हॉर्मुज ही नहीं बल्कि हिंद महासागर के उन तमाम रास्तों पर भारत की पैनी नजर है जहां से होकर दुनिया का व्यापार गुजरता है। इन्हें चोक पॉइंट्स कहा जाता है क्योंकि ये इतने संकरे होते हैं कि यहां से गुजरने वाले जहाजों को आसानी से रोका या निशाना बनाया जा सकता है। भारत ने अब तय कर लिया है कि वो इन सभी 10 चोक पॉइंट्स पर अपनी धाक जमा कर रखेगा। ये चोक पॉइंट्स हैं हॉर्मुज जलमरू मध्य, केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक चैनल, बाब अल मंदेब, सुएज कैनाल, मलक्का और सिंगापुर जलमरू मध्य, सुंडा जलमरू मध्य, लोम्बोक, मुंबई और वेटर जलमरू मध्य। इन नामों को सुनकर आपको लग सकता है कि यह तो किताबी बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए आज की तारीख में यह वो जगह है जहां दुनिया की सुपर पावर के बीच असली शतरंज खेली जा रही है। सोचिए, अगर मलक्का जलमरू मध्य को ब्लॉक कर दिया जाए तो चीन की आधे से ज्यादा इकोनॉमी ठप हो जाएगी। अगर बाब अलमंदेब में हलचल बढ़ती है तो यूरोप और एशिया का व्यापार ठप हो जाएगा और अगर हॉर्मुज में ईरान ऐसी हरकतें करता रहा तो भारत जैसे तेजी से बढ़ते देश की रफ्तार को रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 2026 का भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहता।
भारतीय नौसेना के साथ जो जहाज इस वक्त हॉर्मुज के आसपास तैनात हैं, वह साधारण गश्ती दल नहीं है। उनमें ब्रह्मोस जैसी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलें तैनात हैं। यह जहाज सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज कराने नहीं गए हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने गए हैं कि ईरान की IRGC दोबारा किसी भारतीय हित वाले जहाज की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। ईरान के साथ भारत के रिश्ते हमेशा से संतुलित रहे हैं, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और व्यापार की आती है तो भारत के लिए कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। एपामिनोंडस पर जो फायरिंग हुई उसने भारत के सुरक्षा गलियारों में खलबली मचा दी है। यह जहाज लाइबेरिया के झंडे के नीचे जरूर चल रहा था, लेकिन इसका गंतव्य यानी डेस्टिनेशन गुजरात था। इसमें जो माल आ रहा था वह भारत के इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी था। ईरान ने इसे जब्त करके शायद यह जताना चाहा कि वह अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा और वह किसी को भी इस रास्ते से नहीं जाने देगा। लेकिन भारत का गुस्सा जायज है, क्योंकि भारत ने हमेशा ईरान का साथ दिया है, मगर बदले में भारतीय सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाना बर्दाश्त के बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ ही अमेरिका की विदेश नीति में एक बार फिर वही आक्रामकता और एक तरफा दबाव की रणनीति साफ तौर पर दिखाई देने लगी है, जिसने पहले भी वैश्विक राजनीति को अस्थिर किया था। अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत ट्रंप प्रशासन अब केवल कूटनीति पर निर्भर रहने के बजाय शक्ति प्रदर्शन को प्राथमिकता देता नजर आता है, खासकर ईरान के संदर्भ में। ईरान का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय रहा है, लेकिन ट्रंप का दृष्टिकोण इसे केवल एक सुरक्षा मुद्दा नहीं, बल्कि अमेरिकी प्रभुत्व की चुनौती के रूप में देखता है। यही कारण है कि हॉर्मुज जलडमरूमध्य, जो दुनिया के सबसे संवेदनशील और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक है, आज एक खामोश टकराव का मैदान बन चुका है। इस संकरे रास्ते से होकर वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और यहीं अमेरिका के विशाल विमान वाहक पोत अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं, जबकि दूसरी ओर ईरान अपनी छोटी लेकिन तेज और घातक स्पीड बोट्स के जरिए हिट एंड रन रणनीति अपनाता है। ईरान भली भांति जानता है कि पारंपरिक युद्ध में वह अमेरिका जैसी सैन्य महाशक्ति का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने असम्मित युद्ध असिमेट्रिक वॉरफेयर को अपनी मुख्य रणनीति बना लिया है। इसमें छोटे, फुर्तीले और कम लागत वाले हथियारों तथा स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों का इस्तेमाल कर बड़े दुश्मन को परेशान किया जाता है। हॉर्मुज जैसे संकरे समुद्री रास्ते ईरान को यह फायदा देते हैं कि वह बड़े अमेरिकी जहाजों की गतिशीलता को सीमित कर सके और अचानक हमले या जहाजों को रोकने जैसी कार्रवाई कर सके। कई बार ईरान द्वारा तेल टैंकरों को जब्त करने या उन्हें रोकने की घटनाएं सामने आई हैं, जो सीधे तौर पर वैश्विक बाजारों और ऊर्जा सुरक्षा पर असर डालती हैं। यह एक तरह से दबाव की राजनीति है, जहां ईरान अपनी सीमित सैन्य क्षमता के बावजूद दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की ताकत रखता है। दूसरी तरफ अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर यह संदेश देना चाहता है कि वह किसी भी स्थिति में पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिकी विमान वाहक पोत केवल युद्ध के उपकरण नहीं, बल्कि शक्ति और राजनीतिक संदेश के प्रतीक भी होते हैं। उनकी मौजूदगी यह दिखाती है कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन यही आक्रामकता स्थिति को और अधिक तनावपूर्ण बना देती है, क्योंकि हर छोटी झड़प या गलत आकलन एक बड़े सैन्य संघर्ष का रूप ले सकता है। इस तरह हॉर्मुज जलडमरूमध्य आज केवल एक समुद्री मार्ग नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का संवेदनशील केंद्र बन गया है, जहां हर दिन होने वाली लुका छिपी की यह रणनीतिक टकराहट पूरी दुनिया की शांति और आर्थिक स्थिरता पर सीधा असर डाल सकती है। लेकिन इस बार उसने बीच में भारत को घसीटकर अपने लिए एक और मोर्चा खोल लिया है। भारतीय नौसेना के चीफ ने हॉर्मुज को प्राथमिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट घोषित करके यह जता दिया है कि अब भी यहां होने वाली हर हलचल का जवाब भारत अपने तरीके से देगा। इसका मतलब यह है कि अब भारतीय युद्धपोत न केवल अपने जहाजों को सुरक्षा देंगे, बल्कि जरूरत पड़ने पर एस्कॉर्ट सर्विस भी प्रदान करेंगे। यानी अब कमर्शियल जहाजों के आगे आगे भारतीय नौसेना की मशीनरी चलेगी। यह भारत के बढ़ते वैश्विक कद का सबूत है। हम अब उस दौर में नहीं है जहां हमें अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़े। 2026 में हमारी नेवी के पास वह टेक्नोलॉजी है कि पोची हम मीलों दूर बैठे दुश्मन की हर हरकत को ट्रैक कर सकते हैं और पलक झपकते ही उसे नस्तनाबूद कर सकते हैं। ईरान ने जो किया है उसका एक और पहलू भी है। इस वक्त फारस की खाड़ी में फंसे 13 भारतीय जहाजों के क्रू मेंबर्स की जान खतरे में है। उनके परिवार भारत में परेशान हैं।
भारत सरकार और नौसेना का सबसे पहला काम इन जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालना है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरा इलाका बारूद के ढेर पर है। एक छोटी सी गलती और पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन भारत की कूटनीति और सैन्य ताकत का संगम यहाँ देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारे राजनयिक तेहरान में बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारे कमांडोज मामांडो समंदर की लहरों पर अपनी पोजीशन ले चुके हैं। हिंद महासागर के इन 10 चोक पॉइंट्स की कहानी बहुत ही रोमांचक है। उदाहरण के लिए मलक्का जलमरु मध्य को लीजिए। ये इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच का वह रास्ता है जहां से चीन अपना ज्यादातर तेल मंगाता है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस रास्ते के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो भारत यहां से चीन की सप्लाई लाइन को पूरी तरह चोक कर सकता है। इसी तरह बाब अल मंदेब है, जहां हूतियों और अमेरिका के बीच पहले से ही जंग चल रही है। अब ईरान ने हॉर्मुज को नया अखाड़ा बना दिया है। भारत ने अपनी नई स्ट्रेटजी में इन सभी जगहों को अपनी सुरक्षा के दायरे में ले लिया है। इसका मतलब है कि अब भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है, जो न केवल अपनी बल्कि अपने दोस्तों की भी सुरक्षा करने में सक्षम है। हॉर्मुज की यह घटना केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक चेतावनी है। अगर ईरान को यहां नहीं रोका गया तो वह बार बार ऐसी हरकतें करेगा। लेकिन भारत की तैयारी इस बार ईरान के लिए भी चौंकाने वाली है। हमने अपने सैटेलाइट्स, एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स के जरिए पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट की 24 घंटे निगरानी शुरू कर दी है। ईरान की हर मिसाइल साइट और उनकी हर स्पीड बोट हमारी नजर में है। भारतीय नौसेना का यह नया अवतार देखकर दुनिया भी हैरान है कि भारत कैसे इतनी तेजी से अपनी समुद्री ताकत का विस्तार कर रहा है। अगले कुछ दिन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाले हैं। ट्रंप का युद्ध विराम का फैसला और दूसरी तरफ ईरान की दादागिरी, दोनों के बीच भारत अपनी राह खुद बना रहा है। भारतीय जहाजों पर जो गोलियां चली हैं, उनकी गूंज दिल्ली के गलियारों में साफ सुनी जा सकती है। रक्षा मंत्रालय में मीटिंग्स का दौर जारी है और नेवी चीफ खुद हर पल की अपडेट ले रहे हैं। 2026 का भारत अब चुप बैठने वाला नहीं है। हमारी नौसेना के पास जो 7 जहाज हॉर्मुज के पास खड़े हैं, उनमें वो जज्बा है कि अगर हुक्म मिला तो वह इतिहास लिख देंगे। लेकिन क्या ईरान वाकई भारत से सीधी टक्कर लेना चाहता है, या यह सब सिर्फ अमेरिका को डराने के लिए किया जा रहा है? हकीकत यह है कि ईरान इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है और उसे लगता है कि जहाजों को पकड़ना ही उसकी आखिरी ढाल है। लेकिन उसे समझना होगा कि भारत की दोस्ती जितनी गहरी है, भारत की नाराजगी उतनी ही महंगी पड़ती है। गुजरात की ओर आ रहे जहाज को रोकना भारत के पेट पर लात मारने जैसा है। और जब बात देश के स्वाभिमान की हो तो भारतीय सेना कभी पीछे नहीं हटती। समंदर की यह जंग अब सिर्फ जहाजों की जब्ती तक सीमित नहीं रही, यह वर्चस्व की जंग बन चुकी है। भारत ने जिस तरह से अपने प्राथमिक एरिया ऑफ इंटरेस्ट की लिस्ट जारी की है, उसने साफ कर दिया है कि भविष्य में हिंद महासागर में केवल एक ही शक्ति का राज होगा, और वो है भारत। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को भारत ने अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड्स रणनीति से पहले ही जवाब दे दिया है, और अब हॉर्मुज में अपनी धाक जमाकर भारत ने पश्चिम एशिया में भी अपने झंडे गाड़ दिए हैं। ईरान के IRGC ने जो फायरिंग की, उसने दुनिया को यह दिखा दिया कि वह किसी भी नियम कायदे को नहीं मानते। लेकिन भारतीय नौसेना के नियमों की किताब में अब सेल्फ डिफेंस के साथ साथ प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की भी गुंजाइश है। अगर हमारी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ तो हम पहले भी हमला कर सकते हैं। यह बदलाव 2026 के नए भारत की पहचान है। हम किसी के दबाव में नहीं आते और ना ही किसी की धौंस सहते हैं। एडमिरल त्रिपाठी के नेतृत्व में नेवी ने जो रोड मैप तैयार किया है, वह साए अगले 50 सालों तक भारत की समुद्री सुरक्षा की गारंटी है। अब जरा उन 10 चोक पॉइंट्स पर दोबारा गौर कीजिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।